अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़, ऑन्कोलॉजिस्ट। कोविड-19 का जो पिछला 1.5 साल का तजुर्बा है उसके ताल्लुक से मैं आपके साथ कुछ आज बेहद ही ज़रूरी मालूमात शेयर करूँगा और उम्मीद है कि उन मालूमात की से आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी सीरियस बीमारी है और इसकी रोकथाम के लिए बड़ी ही सिंपल चीज़ें हैं और वो करने की बेहद ज़रूरत है। और वो कहने से बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन एक बंदे से दूसरे में उसकी ट्रांसमिशन रोकने में वो बेहद ही साबित और मौसर साबित हुए हैं। आज तक दुनिया में तकरीबन 181 मिलियन लोग इससे इन्फेक्टेड हुए और उनमें से तकरीबन 40 लाख लोगों की मौत हो गई। 3.93 मिलियन की मौत हुई है एग्जैक्ट। पहले नंबर पे यूएस, जहां तकरीबन 33 लाख लोग इन्फेक्ट हुए और उनमें से 6 लाख की मौत हो गई। हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है, जहां 30 लाख लोग इससे मुतासर हुए और उनमें से तकरीबन 4 लाख की मौत हो गई है। इसी तरह ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, जहां तकरीबन 18.4 मिलियन जो है वो इससे मुतासर हुए, केसेस हुए और उनमें से तकरीबन 5 लाख की मौत हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो इससे मुतासर ना हुआ हो, और मोर्टेलिटी भी हर एक कंट्री में अलग अलग से है। उसकी वजह भी ज़्यादा क्लियर नहीं है। आप सब जानते हैं कि कोविड-19 आमतौर पर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जिसको हम बोलते हैं, सांस के साथ जो छोटे छोटे कतरे बाहर निकलते हैं या खांसी या इस तरह की चीज़ें जो हैं, इन्हीं से ये ज़्यादा एक से दूसरे बंदे को लगता है, ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा अगर ये ड्रॉपलेट मुंह में या नाक में या आँख में भी हों तो वहाँ से भी ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद जो इन्फेक्टेड चीज़ों के साथ टच करने से ट्रांसमिट होते हैं, ये भी एक मोड है ट्रांसमिशन का, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। इसके अलावा देखा गया है कि कोरोना वायरस लगभग जिस्म की सिक्रीशन जो भी हैं उन सब में भी पाया गया है। इसी तरह से अगर एक हामिला औरत इससे इन्फेक्टेड है तो अपने बच्चे को भी पैदाइश के वक्त उसमें ट्रांसमिशन और अपने बच्चे को भी वो मुतासर कर सकती है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तकरीबन तीसरा हिस्सा कोविड-19 के जो पेशेंट है, तीसरा हिस्सा वो खुद टोटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। यानी तकरीबन 33% कोविड-19 के पेशेंट बजाते खुद बिल्कुल ठीक होते हैं, उनमें कोई बीमारी का असर नहीं पाया जाता है, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और वही सबसे ज़्यादा सोर्स हैं दूसरों को कोविड-19 ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि वो खुद एसिम्प्टोमेटिक हैं और उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, इसलिए वही ज़रिया है सबसे ज़्यादा कम्युनिटी में, सोसाइटी में कोविड-19 की ट्रांसमिट करने का। उसके अलावा देखा गया है कि तकरीबन 60 से 70% लोग जो RT-PCR करते हैं डायग्नोज करने के लिए कोविड, वो 60 से 70% जो लोग RT-PCR पॉजिटिव होते हैं वो खुद एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो इन डेटा से बिल्कुल वाज़ेह है कि कोविड-19 की जो ट्रांसमिशन है वो एसिम्प्टोमेटिक लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिनसे आगे बीमारी फैलती है। इसी तरह से तकरीबन 60% कोविड-19 इन्फेक्शन जो हैं
वो एसिम्टोमेटिक, ऐसे ही एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से होते हैं। क्योंकि जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि 33% लोग जिनको कोविड होता है वो खुद एसिम्टोमेटिक होते हैं। RT-PCR से कंफर्म पॉजिटिव जो केसेस हैं वो लगभग 60 to 70% खुद एसिम्टोमेटिक होते हैं। और इस तरह से ओवरऑल तकरीबन ये जामा का डेटा है जर्नल का कि 59% कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से, ऐसे ही लोगों से ट्रांसमिट होते हैं जो खुद एसिम्टोमेटिक होते हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको कंट्रोल, इसके सिम्टम क्या क्या हैं। सबसे पहले तो कोविड-19 के सिम्टम जो हैं उनमें फीवर तकरीबन 80 से 99%, फ्रॉम 83 to 99% लोगों को बुखार होता है। खांसी होती है अराउंड तकरीबन 60 to 80%। फैटीग यानी कमज़ोरी वो होती है 40 से 70% लोगों को, और बिल्कुल भूख नहीं लगती है, खाना खाने का दिल नहीं करता है, ये तकरीबन 40 से 80% लोगों में पाया जाता है। और सांस की तकलीफ़, सांस रुकती है, ये भी तकरीबन 30 से 40% लोगों में ये पाया गया है। उसके अलावा पट्ठों में दर्द, बहुत ज़्यादा माइल्जिया जिसको हम बोलते हैं, वो तकरीबन 10 से 35% लोगों में है। इसके अलावा जो कम शरह की जो है उनमें पाया जाता है, लेकिन ये कम है ज़्यादा, उनमें गले में दर्द जिसको कॉमन सोर थ्रोट बोलते हैं, नाक में थोड़ा सारा जलन सी होती है, सर दर्द होता है, लूज मोशन, डायरिया होता है, और कई बार वॉमिटिंग, नोशिया भी इस तरह का हो जाता है चीज़ें, और खुशबू लेने की और जायका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये शरह बहुत कम है। इसके अलावा जो देखा गया है कि तकरीबन 81% लोगों में जस्ट माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी होती है, छोटा मोटा जुकाम हुआ तो निकल गया है। सीवियर डिजीज़ जो है वो यानी थोड़ी सारी ज़्यादा शदीद बीमारी जो होती है वो 14% लोगों में पाई गई है। और क्रिटिकल बहुत ज़्यादा सख्त बीमारी जिनको ICU की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो 5% लोगों में पाई गई है। और इस तरह से ओवरऑल जो मोर्टेलिटी है कोविड की वजह से वो 2.3% रही है। कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा जो उम्र रसीदा लोग हैं उनमें ज़्यादा इसके होने के चांसेस हैं। उसके अलावा जो भी लोग जिनको कोई और बीमारी, अंडरलाइंग डिजीज़ पाई गई है, जैसे डायबिटिक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, या इस तरह की रेंज ऑफ डिजीज़ हैं और मैलिग्नेंसी स्पेशली अगर हैं, तो ऐसे लोगों को भी कोविड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से जो लोग फिर इम्प्रूव कर जाते हैं उनमें कई बार रेजिडुअल यानी जिसको एक काफ़ी अरसे तक उनको सांस की तकलीफ़ रहती है इस तरह से, और तो टेक्निकल टर्म में रेजिडुअल ऑर्गन डिसफंक्शन जो है वो काफ़ी लोगों में पाया जाता है। और ये रेजिडुअल ऑर्गन डिसफंक्शन तो प्रूव्ड मेडिकल रीजंस की वजह से पाया जाता है, लेकिन बहुत सारा ऐसे बीमारियां या ऐसे सिम्टम रह जाते हैं जिनका अभी तक मेडिकल टर्म में हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं कि वो क्या वजह है उसकी। उसको एक लॉन्ग कोविड नाम से, लॉन्ग कोविड डिजीज़ जो है उसके नाम से आप पुकारा जाता है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कमज़ोरी बहुत हद तक रहती है, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ़ काफ़ी लंबे अरसे तक भी रहती है, पट्ठों में दर्द, मसल एक रहते हैं, और डिसऑटोनोमिया जिसको कहते हैं कि उनको बुखार कभी ऊपर नीचे होता रहता है और नब्ज़ ज़्यादा या कम हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों में सोने की तकलीफ़ हो जाती है, उनको नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस। और
काफ़ी लोगों में डिप्रेशन या एंग्जाइटी, इस तरह से नफ्सियाती बीमारियों के चांसेस भी बहुत होते हैं। और एक और टर्म इन्होंने दिया है ब्रेन फॉग, वो एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, काफ़ी बीमारियां उसमें आ जाती हैं जिनका अभी क्लियर कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं है, वो भी होता है। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से जो लोग इम्प्रूव कर जाते हैं तो उनमें देखा गया है कि कम से कम 6 महीने तक उनमें किसी न किसी की वजह से कोई अटैक का या उनकी मोर्टेलिटी को है, मौत के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें कई बार थ्रोम्बोसिस है या और इस तरह की चीज़ें हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि इसके कंट्रोल, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मौसर तरीके हैं, तो इसमें इससे पहले तो था कि फेस मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग दूसरे नंबर पे, और सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 6 फुट पे होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट हाथ धोने चाहिए, फ्रीक्वेंटली बार बार हाथ धोने चाहिए। और जो क्राउडेड, ज़्यादा भीड़ भाड़ के गैदरिंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली जो क्लोज स्पेस है, अंदर कमरों में, घरों में जो क्राउडिंग ज़्यादा होती है उसमें इसके चांसेस फैलने के ज़्यादा होते हैं। लेकिन वैक्सीन आने के बाद अब वैक्सीन पहले नंबर पे है इसको कंट्रोल करने के लिए। आज अब इसको अगर कोई कहे कि कोविड-19 को कंट्रोल करने का नंबर 1 तरीका, तो वो वैक्सीनेशन, उसके बाद मास्क, फिर हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धोना, और सोशल डिस्टेंसिंग, और भीड़ भाड़ वाले जगहों को अवॉइड कर देना चाहिए, खासकर क्लोज स्पेस की जो है। वैक्सीन इसके लिए बेहद ही मौसर साबित हुई है। बहुत सारे ऐसे मुकालमा शाया हुए हैं, तहकीकाती मुकालमा शाया हुए हैं मेडिकल जर्नल्स में, कि जितनी परसेंटेज किसी सोसाइटी में वैक्सीन की ज़्यादा होती है उतनी ही उस सोसाइटी में कोविड-19 के केसेस कम हो जाते हैं। और ख़ासकर जैसे पहले मैंने बताया डेटा से कि ट्रांसमिशन ज़्यादातर होती है जो लोग खुद एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें बीमारी का कोई असर नहीं होता। वैक्सीनेशन की वजह से ये जो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी मैं अगर एसिम्प्टोमेटिक हूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता है मुझे बीमारी है, तो दूसरे मेरी वजह से, और उनको भी नहीं पता है कि मैं बीमार हूँ, तो उस वजह से मेरे क्लोज कांटेक्ट में जब आएंगे तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं वैक्सीन ले लूँगा तो ये जो चांसेस एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन के हैं ये बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टडी से ये साबित शुदा है कि वैक्सीन बहुत ही मौसर तरीका है इस बीमारी के कंट्रोल करने का। लिहाजा कोविड-19 की वजह से जहां लगभग हर घर इससे मुतासर हुआ है, अभी तक लोगों में इसके बारे में जो एहतियाती तदाबीर हैं वो नहीं पाई जाती हैं, उनका शऊर नहीं है, और बहुत सारों का अगर शऊर है तो उस पर अमल नहीं करते हैं। और अब ख़ासकर वैक्सीनेशन के बाद मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो वैक्सीन करवाने के लिए रिलक्टेंट होते हैं, अब चाहते नहीं है कि वैक्सीन करना, और बहुत सारों ने यहाँ तक कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेडिकल लिटरेचर ने ये साबित शुदा है कि वैक्सीन नंबर 1, पहले नंबर की जो है, जो इसको कंट्रोल करने में मौसर साबित होगी। और इस तरह से वैक्सीनेशन और बाकी जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो अख्तियार करके हम इस महलिक बीमारी से जहाँ खुद बचें वहाँ दूसरों को बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और इस महलिक बीमारी से हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।